welcome to Multi Education Corner. We are here again with the chapter Land, Soil, Water and Natural Vegetation Resources. So स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम सॉइल एज अ रिसोर्स यानी सॉइल को रिसोर्स के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल, यानी मिट्टी क्या होती है। तो स्टूडेंट, सॉइल इज द लूज ग्रेनी अपर लेयर। सॉइल इज अ लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कह सकते हैं हम, या सॉइल इज द लूज ग्रेनी अपर लेयर ऑफ द लैंड सरफेस वेयर वेजिटेशन ग्रो। जहाँ पर क्या होता है, वेजिटेशन ग्रो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। द लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जहाँ पर क्या ग्रो होता हो, वेजिटेशन ग्रो होता हो, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम लैंड फॉर्म की बात करें तो स्टूडेंट, लैंड फॉर्म और सॉइल में कोई डिफरेंस है क्या? जी बिल्कुल डिफरेंस है। लैंड में हमारे माउंटेन, आइलैंड, प्लेट्यू, डेजर्ट सभी आते हैं, बट अगर हम सॉइल की बात करें तो हमारे माउंटेन पर अलग टाइप की सॉइल मिलती है, हमारे प्लेन एरिया पर अलग टाइप की सॉइल होती है, आइलैंड और कोस्टल एरिया में कुछ अलग सॉइल होती है, प्लेट्यूज रीजन में हमारी कुछ अलग सॉइल होती है, और सब सारी तरीके की जो सॉइल है उसकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती हैं। इस बेस पर हम सॉइल को अलग कर लेते हैं लैंड से। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर वाला जो हमारा टॉप लेयर है, अर्थ का जो क्रस्ट है, उसमें हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स और मिनरल दोनों होते हैं, और साथ में वेदरिंग रॉक्स मिल करके सॉइल बनती है। ऊपर वाले में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स होते हैं, लेकिन अगर हम पूरी सॉइल की बात करें तो उसमें हमारे वेदर्ड रॉक्स, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल, इन सब से मिलकर के सॉइल बनती है। अच्छा, मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? डेड और डिकेड एनिमल्स या प्लांट या लीव्स, ये सारी चीज़ें ख़राब मरने के बाद जो मिट्टी में मिल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं इनको हम। और मिनरल्स ये मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इसीलिए टॉप लेयर जो होती है प्लेन एरिया की, वो फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसके अलावा वेदर रॉक, तो सब चीज़ें मिलकर के सॉइल बनाती हैं। अब बात आती है कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है। तो स्टूडेंट, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें सॉइल के, तो सॉइल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म। बनने में बहुत ही लॉन्ग टाइम लेती है। इनफैक्ट अगर हम 1 इंच सॉइल की बात करें तो इट टेक अप टू 1000 ईयर्स टू फॉर्म। ये तकरीबन 1000 साल में 1 इंच सॉइल जो है वो बन पाती है, यानी इसका फॉर्मेशन बहुत ही स्लोली होता है। अब एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए फॉर्म किया है, जिससे हमें पता चलेगा कि हम सॉइल जो है वो किस तरह से लेयर्स में फॉर्म होती है। तो लेट अस लुक एट द लेयर ऑफ द सॉइल। तो जो टॉप सॉइल होती है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसमें ह्यूमस होता है और वेजिटेशन उसमें उगता है। ह्यूमस अभी हमने ऑर्गेनिक मैटर्स मिनरल की बात की है, ठीक है स्टूडेंट, वो ह्यूमस होता है और इसमें वेजिटेशन जो है वो ग्रो करता है। अब इसके नीचे वाली जो लेयर होती है, इसको हम सब सॉइल कहते हैं। इसमें सैंड भी होता है, सिल्ट भी होता है और क्ले भी होता है, यानी रेता भी होती है इसमें, सिल्ट भी होता है इसमें, और क्लेई भी होती है, चिकनी भी होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम सब सॉइल कहते हैं। अब सब सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होती है उसमें वेदर्ड रॉक होती है, वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, और उससे भी नीचे यानी सबसे नीचे जो बेस प्रोवाइड करती है किसी भी सॉइल को, उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। जिस तरह से आपने अपने आसपास या घरों में कभी बोरवेल होते देखा होगा, बोरिंग जिसको कहते हैं आप लोग, वो होते देखा होगा हैंडपंप के लिए, तो आपने देखा होगा कि उसमें सैंड भी आता है, फिर थोड़ी क्ले भी आती है, सिल्ट भी आता है, फिर कलर चेंज भी हो जाता है, तो वो इसी की बेस पर होता है। ऊपर वाली में ह्यूमस होता है, सेकंड सब सॉइल है, उसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले, थर्ड हमारी वेदर्ड रॉक मटेरियल मिलता है हमको, और लास्ट वाला जो होता है वो हमारा पेरेंट रॉक होता है। इसको एक अच्छी सी पिक्चर के थ्रू भी हम देख सकते हैं। स्टूडेंट, ये आप देख पा रहे होंगे आई होप। टॉप सॉइल विद ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर मैंने आपको बताया ह्यूमस, और इसमें वेजिटेशन देखो ग्रो कर रखा है, यानी ये टॉप सॉइल है। सब सॉइल देखिए, ये आप देखिए, इसमें क्ले और आपका सैंड सब मिला होता है,
और उसके नीचे वाला देखिए तो पेरेंट रॉक जिसमें वेदर्ड होता है, ठीक है, वेदरिंग पेरेंट रॉक। और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो बेड रॉक या फिर इसको पेरेंट रॉक भी कहते हैं। तो इससे इस कलर के थ्रू आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन पर अपना इफेक्ट डालते हैं या अपना प्रभाव डालते हैं, वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट देयर आर 5 मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। 5 बड़े फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन पर अपना इफेक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो पेरेंट रॉक, जो नीचे वाली सबसे नीचे वाली जो रॉक मैंने आपको बताई थी, जिसको पेरेंट रॉक कहते हैं, जो बेस प्रोवाइड करती है किसी भी टाइप की सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, उसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। दिस डिपेंड हाउ द रॉक इन द रीजन वॉज फॉर्म्ड, ठीक है, यानी उस रीजन में जो वो है रॉक वो कैसे फॉर्म्ड हुई है। दिस डिपेंड ऑन हाउ द रॉक इन द रीजन वॉज फॉर्म्ड, जैसे बाय ग्लेशियर हुई है या फिर बाय वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई है। वॉल्केनो तो आप सभी ने 7th और 6th और 5th सब क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, और या फिर बाय ग्लेशियर से हुई है। तो ये फैक्टर जो है ये भी हमारी सॉइल के फॉर्मेशन पे बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है, बिकॉज इट इज़ अ बेस टू प्रोवाइड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। बेस प्रोवाइड करता है पेरेंट रॉक किसके फॉर्मेशन में? सॉइल के फॉर्मेशन में, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब सेकंड वन है स्टूडेंट क्लाइमेट, यानी किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत हॉट है, वेरी हॉट है, किसी का मॉडरेट है और किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो रेन वहाँ पर कैसी हो रही है? किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, कहीं पर बहुत कम हो रही है, कहीं पर मॉडरेट हो रही है। तो रेन, हीट, फ्रॉस्ट कॉजेज, वेदरिंग, ये विच इज टर्न अफेक्ट द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल एंड द ह्यूमस इन इट। नेक्स्ट है स्टूडेंट फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फ्लोरा एंड फौना मैंने 7th क्लास में भी आपको क्लियर किया था। फ्लोरा जो है वो क्या है? हमारा प्लांट किंगडम, और फौना जो है वो क्या है? एनिमल्स किंगडम। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे। ऑल दीज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक ह्यूमस लेयर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन विच कैन स्पीड अप और स्लो डाउन सॉइल फॉर्मेशन। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल के फॉर्मेशन को स्पीड अप भी कर सकते हैं और इसको स्लो डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना भी अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म बोले तो जैसे कहीं माउंटेन है, कहीं पर आइलैंड है, कहीं प्लेन्स हैं, तो लैंडफॉर्म के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड एंड स्टीपनेस यानी ढलान, इसके अकॉर्डिंग किसी भी सरफेस के अफेक्ट द सॉइल ऑफ फॉर्मेशन, ये भी अफेक्ट डालते हैं सॉइल के फॉर्मेशन पर। इरोजन विच डिपेंड ऑन इंक्लाइनेशन इज एन एग्जाम्पल। जैसे कि इरोजन की अगर हम बात करें तो प्लेन एरिया में स्टूडेंट इतना इरोजन नहीं होता है जितना कि हमारे जो हमारा माउंटेनियस एरिया है वहाँ पर इरोजन होता है, या हमारा कोस्टल एरियाज़ में जितना इरोजन होता है। तो इरोजन डिपेंड करता है, जैसे जैसे इरोजन होगा तो पानी के साथ या हवा के साथ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और फिर दूसरी जगह जा कर के वो जम जाएगी लेयर के अकॉर्डिंग, एक लेयर फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर, ठीक। तो अगर हम प्लेन एरिया की अपनी बात कर लें तो प्लेन एरिया में माउंटेन से सो मैनी रिवर्स आती हैं, रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा फ्लो तेज़ होता है और वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती हैं और वहाँ की सॉइल को भी इरोड करके लेकर आती हैं अपने साथ, और नीचे प्लेन एरिया में लेयर के अकॉर्डिंग ये जम जाती है। तो अगर हम प्लेन एरिया की सॉइल की बात को देखें तो कैसी होगी? ज़्यादा फर्टाइल होगी अगर हम उसके मुकाबले में देखें माउंटेन के मुकाबले में, ठीक है। तो ये जो इरोजन है हमारा, ये भी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पर अपना बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है हमारा टाइम। ओवर टाइम वेजिटेशन एंड क्लाइमेट एक्ट ऑन पेरेंट मटेरियल, यानी जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वेजिटेशन और क्लाइमेट पेरेंट मटेरियल पर अपना इफेक्ट डालते हैं और दिस अफेक्ट द थिकनेस ऑफ द सॉइल, और इसकी वजह से सॉइल में थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, थिक कर देती है ये। तो ये स्टूडेंट 5 फैक्टर्स थे जो सॉइल के फॉर्मेशन में अपना प्रभाव डालते हैं, जिसमें हमने पेरेंट रॉक देखा जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेस प्रोवाइड करता है। क्लाइमेट देखें तो एवरी एरिया का क्लाइमेट, वहाँ पर होने वाली बारिश
और वहाँ पर होने वाली वेदरिंग, ये सब सॉइल के फॉर्मेशन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। फ्लोरा फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी एरिया के सॉइल फॉर्मेशन को स्पीड अप कर सकते हैं या स्लो डाउन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा लैंडफॉर्म का तो रोल मेजर है ही, और टाइम भी अपना बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो ये 5 फैक्टर्स आप याद रखेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट सॉइल के डिग्रेडेशन की। जिस तरह से लैंड के डिग्रेडेशन की बात की थी हमने, लगभग हम सेम ही देखेंगे दोनों चीज़ों को। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये फैक्टर्स कुछ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों का कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, मैंने बताया था आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में ओवर ग्रेजिंग क्या होती है, एनिमल्स जब ग्रेज करते हैं ग्रासेस को। इसके अलावा ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, ये भी बताया था मैंने जब लैंड डिग्रेडेशन की बात की थी कि लोग अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल फर्टिलिटी है वो ख़त्म होती जा रही है। इसके अलावा रेन वॉश, बहुत ज़्यादा रेन वॉश हो रही है किसी एरियाज़ में, तो वो टॉप लेयर को अपने साथ पानी ले जाता है अपने फ्लो के साथ बहाकर, और दूसरे एरियाज़ में ले जाता है। तो वो जिस एरिया से ले जाता है वहाँ की टॉप लेयर ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर सॉइल जो है वो डिग्रेड हो रही है। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स भी एक बड़ा मेजर कॉज है। और इसके अलावा फ्लड, तो फ्लड स्टूडेंट इसके गुड इफ़ेक्ट भी हैं और बैड इफ़ेक्ट भी हैं। लैंड को डिग्रेड करती भी है किसी एरिया के, और किसी एरिया के लैंड को फर्टाइल भी बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर माउंटेनियस एरिया में किसी ऐसे एरिया में फ्लड आ गई जहाँ जो ऊंचाई पर है, तो वहाँ से वो वाटर को अपने साथ बहा करके नीचे के एरिया में लेकर जाएगी, और जिस एरिया में लेकर के जाएगी तो उस एरिया में बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर जाएगी। तो जिस एरिया में फ्लड आई है उस एरिया में अब वो अपने साथ जो चीज़ें लेकर आएगी, टॉप लेयर दूसरे एरिया की लेकर आएगी, तो वहाँ की फर्टिलिटी को बढ़ा देगी। और जिस एरिया से होता हुआ वो वाटर आया है, तो उस एरिया की टॉप लेयर को अपने साथ काट कर या बहा कर लेकर आएगा, तो उस एरिया में तो डिग्रेडेशन हो जाएगा सॉइल का। और जिस एरिया में आकर के वो ख़त्म होगा या पानी रुक जाएगा या वहाँ पर लेयर के रूप में वो जो चीज़ें सेडिमेंट्स आए हैं बहकर वो जम जाएंगे, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा, वहाँ की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वहाँ की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फ्लड का वहाँ पर गुड इम्पैक्ट पड़ा। और जहाँ से वो फर्टाइल सॉइल इसके साथ बहकर आ गई पानी के, वहाँ पर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा, यानी वहाँ पर डिग्रेडेशन हुआ। तो ये फैक्टर्स हैं स्टूडेंट। अब मेथड्स क्या होंगे सॉइल को कंजर्व करने के? तो स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में लैंड को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कुछ मेथड्स पिक्चर के थ्रू जो है वो हमने डिस्कस किए थे। तो अब हम पिक्चर नहीं बल्कि अब हमने सिर्फ उनके नेम मेंशन कर दिए हैं। अब बस थॉरोली हम थोड़ा सा उनके बारे में देख लेंगे। मल्चिंग के बारे में हमने बताया था, ये कवर करता है सॉइल को विद ऑर्गेनिक मैटर या फिर रिटेन कर देता है मॉइस्चर को। यानी हमने दिखाया था एक पिक्चर के स्ट्रॉ वगैरह से हम उसके आसपास के एरिया को ढक देते हैं, जिससे कि अगर हम उसको इरीगेट करें तो वहाँ पर नमी बनी रहेगी। दूसरा हमने टेरेस फार्मिंग दिखाया था आपको कि पहाड़ी ढलानों पे जो हिली एरियाज़ में ढलान होते हैं उन पर जब खेती करने के लिए कुछ सीढ़ियाँ नुमा खेत बनाए जाते हैं, जिसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि वाटर बहुत तेज़ी से वहाँ पर आगे बहकर नीचे की तरफ ना चला जाए। इंटर क्रॉपिंग बताया था, एक ही खेत में एक ही टाइम में मल्टीपल क्रॉपिंग करना, जिससे कि क्या हो, क्रॉप्स भी ख़राब ना हो बहुत तेज़ हवा या वाटर के फ्लो से, और साथ में सॉइल भी डिग्रेड ना हो। शेल्टर बेल्ट बताया था हमने आपको, दिस रिफर्स टू द रोज ऑफ प्लांट प्लांटेड टू कंट्रोल विंड मूवमेंट, यानी चारों तरफ हम अपने खेत के प्लांट लगा दें बड़े बड़े, जिससे कि विंड के मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। अब हवा लगेगी तो वो प्लांट ही पे ही लगेगी, वो आसपास की जो मिट्टी है वो वहीं पर रुकी रहेगी और उस पर डिग्रेडेशन उसका नहीं होगा। और लास्ट है स्टूडेंट काउंटर फ्लोइंग, दिस अरेंजमेंट ऑफ प्लांट ब्रेक अप द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप एंड मेक इट हार्डर। ठीक है, टॉप से जो फ्लो है वाटर का उसको ब्रेक अप करता है ये प्लांट, जिसको हम काउंटर फ्लोइंग कहते हैं, और साथ में जो वो है उसकी लेयर उसको हार्डर भी बना देता है। अब स्टूडेंट हम इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर हमारा आने वाला है उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा रिसोर्स है जिसको हम वाटर रिसोर्स कहते हैं, वो कितना है, कितना % अवेलेबल है, कितना हमारे पास यूज़ का है, कितना हमारे यूज़ का नहीं है,
वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है और उसको हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में अभी इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।